नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 8th चैप्टर जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ तक हुआ था, अब आगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडिया इज अ प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन कंट्री। देखिए, भारत जो है मुख्यतः एक खेती प्रधान देश है, यानी यहाँ पर बहुत से लोग 60-70% लोग खेती पर डिपेंडेंट है। इन इंडिया अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल। भारत में क्योंकि अच्छा वातावरण है, बहुत पानी है, उसके कारण कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कई सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव कम अप। कई सारे एग्रो बेस्ड जो खेती के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है भारत में। These include the dairy industry, fruit processing, food processing, jaggery making, etc. देखिए इसमें क्या क्या आता है। डेयरी इंडस्ट्री आती है, दूध दही बनाने का, पनीर वगैरह बेचा जाता है, जैसे अमूल है। फ्रूट प्रोसेसिंग है, जिसमें फ्रूट पल्प के ऊपर प्रोसेसिंग करके जैम्स वगैरह बनाए जाते हैं। या फिर फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें केचप्स वगैरह बनाए जाते हैं। फिर जैगरी मेकिंग, शुगर केन के जूस से गुड़ बनाया जाता है। ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है हमारे यहाँ। इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एवरीवेयर। हर कहीं पर जहाँ पर खेती बहुत है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसके आधार पर उद्योग स्थापित हो चुके हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स एंड शुगर। देखिए, टेक्सटाइल भी खेती पर डिपेंडेंट है, क्योंकि कपास से धागे बनते हैं, धागों से कपड़े बनते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है खेती पर है डिपेंडेंट। शुगर इंडस्ट्री भी खेती पर है, शुगर केन पर। तो उस कारण ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज भी शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज दिखाई गई है। यह है जैगरी मेकिंग, गुड़ बनाया जा रहा है, गुरा जाला म्हणतात। ऑयल प्रेस, ऑयल बनाया जा रहा है एक घाने से। यहाँ पर सीड्स डाले जाते हैं, ऑयल सीड्स, जैसे मूंगफली हो गई वगैरह, और ये घूम घूम कर यहाँ से तेल निकलता है। फिर ये फ्रूट प्रोसेसिंग, अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। या फिर दाल की मिल है, ये दाल के छिलके निकाल कर उसके अलग अलग मतलब ये किया जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। The establishment of industries and industrial development have an important role in the economic development of a country. किसी भी देश के विकास में, अगर आर्थिक विकास करना है किसी देश का, तो उस देश में के जो औद्योगिक विकास है, उद्योग कितने स्थापित हो चुके हैं, उद्योगों का विकास कितना हो चुका है, उसके आधार पर उस देश का आर्थिक विकास डिपेंडेंट होता है। Industrial development is essential for improving the standard of living and increasing the per capita income of the citizens. Industrial development जो है, औद्योगिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि लोगों का जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल बेहतर की जा सके, और पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम नागरिकों का बढ़ाया जा सके। इसलिए the citizens of a country get employment opportunities and their lifestyle improves. नागरिकों को, देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होता है और कई सारे अवसर मिलते हैं रोजगार के, और फिर उनका लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो है, जीवन स्तर बढ़ता है, अच्छा जीवन उनको मिलता है पैसे मिलने के कारण। The per capita income of the country goes up and there is an increase in the export of finished products. देश का प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ते जाता है, और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते जाते हैं, देश के निर्यात भी बढ़ते जाते हैं। फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जितना करेंगे उतना देश का भी इनकम बढ़ते जाता है। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके कारण परकीय चलन जो है, परकीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा हमें बहुत मिलती है, जैसे डॉलर वगैरह। फॉर ऑल दीज रीजन्स इट इज नेसेसरी टू गिव अ फिलिप टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ कंट्री।
तो इसके कारण किसी एक देश में, हमारे देश में हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकीकरण को काफ़ी चालना देना आवश्यक है। द गवर्नमेंट establishes industrial estates to boost industrial development and increase the employment opportunities in a region। तो जो शासन होता है वो कई सारे इंडस्ट्रियल इस्टेट, छोटे छोटे नगर बनाता है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, जैसे MIDC वगैरह होगा, या फिर सेज होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह। तो वहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है और वहाँ पर रोजगार बढ़ते हैं, ठीक है, और उस रीजन का विकास होता है। इंडस्ट्रीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हेंस ऑल कंट्रीज टेक स्पेशल एफर्ट्स फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके कारण आर्थिक विकास करवाने के लिए हर कोई देश जो है अपने अपने देश में औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी महत्व देता है। टू एनेबल दिस इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। तो मैक्सिमम उद्योगों को लाने के लिए, उद्योगों को शुरू करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हर एक रीजन में इंडस्ट्रियल इस्टेट्स यानी एक रीजन्स बनाए जाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज को सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी जो उनको लगता है, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी वगैरह अच्छा दिया जाता है। दीज स्टेट्स आर गिवन कंसेशनल रेट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टैक्सेस। तो उनको अच्छे से 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करवाई जाती है, 24 घंटे पानी अच्छा क्वालिटी का उपलब्ध करवाया जाता है, और टैक्सेस में भी काफ़ी छूट दी जाती है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज MIDC, इसके बारे में आपने सुना होगा। ऑन 1st of August 1962 इन महाराष्ट्र, द स्टेट गवर्नमेंट established द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड थ्रू इट सेटअप इंडस्ट्रीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। MIDC की स्थापना 1 अगस्त 1962 को की गई, और MIDC ने कई सारे उद्योग हर एक जिले में हमारे राज्य के शुरू किए हैं। थ्रू दिस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द स्टेट। इसके कारण किसी एक ही जगह पर बहुत सारा इंडस्ट्रीज होने के अलावा हम बाकी पूरे राज्य भर में भी इंडस्ट्रीज फैल चुकी है। हालांकि हमारे यहाँ मुंबई पुणे में ज़्यादा इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेट हुई है, लेकिन दूसरे गाँव में भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है। लाइक महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स हैव ऑल्सो एस्टेब्लिश सच कॉरपोरेशंस। महाराष्ट्र की तरह ही बाकी राज्यों में भी, जैसे गुजरात का है GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वगैरह, हर एक के अपने अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। In these industrial estates, very often auxiliary industries have been established. इन्हीं इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में, यानी स्पेशल जो जोन्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, उनको इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, कारखाने वगैरह लगाने के लिए, वहीं पर उससे अटैच दूसरी, उसके ऊपर डिपेंडेंट वाली दूसरी इंडस्ट्रीज भी शुरू हो चुकी है। इन एडिशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव बीन मेड अवेलेबल टू लोकल पीपल। और उसके कारण जो वहाँ के लोकल, वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, उनको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इन दीज इंडस्ट्रियल इस्टेट्स वेरियस फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रीज हैव बीन मेड अवेलेबल। तो ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में, ऐसे औद्योगिक नगरों में जो है कई सारी सुविधाएं दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह, और उसके कारण वहां पर इंडस्ट्री शुरू होते हैं। कैन यू टेल? स्टडी द फैक्टर्स गिवन इन फिगर 8.7 एंड क्लासिफाई देम एज पर देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन रिलेशन टू इंडस्ट्रीज। देखिए फिगर 8.7 में ये कुछ फैक्टर्स दिए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्या वो एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, ये हमें बताना है। देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण एम्प्लॉयमेंट होता है, ये एक एडवांटेज है, रोजगार उपलब्ध होता है, ये एक एडवांटेज है, अच्छा फायदा है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है, ये भी एडवांटेज है। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जंगल कम होते जाते हैं, उसके कारण प्रदूषण बढ़ते जाता है, वो ये एक डिसएडवांटेज है। पॉपुलेशन बढ़ते जाती है, ये भी एक एडवांटेज है। स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, जो वस्तुएं हैं उसकी अच्छी स्थिर कीमत रहती है, यानी कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, ये भी एक एडवांटेज है। स्किल्ड मैन पावर मिलता है और उनको भी रोजगार मिलता है, ये भी एक एडवांटेज है।
इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जीवन स्तर बढ़ता है, लोग अच्छे रिच होने लगते हैं, ये एक एडवांटेज है। सप्लाई ऑफ लेबर अच्छा होता है, तो ये एक एडवांटेज है। पोल्यूशन बढ़ता है, यस, इंडस्ट्रीज के कारण वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन वगैरह बढ़ता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर मार्केट उपलब्ध होता है, मार्केट में कई सारे वस्तुएं उपलब्ध होती है, ये एक एडवांटेज है। मोर लैंड अंडर इरिगेशन, धरण वगैरह बनाकर जो है बांध वगैरह बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को सिंचाई की जाती है, इरिगेशन पानी पहुंचाया जाता है, इसके कारण ये एक एडवांटेज है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रोड्स डेवलप होते हैं, रेलवेज डेवलप होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है, तो ये एक एडवांटेज है। इंक्रीजिंग लैंड प्राइसेस, ज़मीनों की कीमतें बढ़ते जाती है, इसके कारण गरीब लोगों को रहने के लिए घर वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके कारण झोपड़पट्टियाँ बढ़ते जाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर कम्युनिकेशन बढ़ता है, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब अच्छा होता है कनेक्शन, ये एडवांटेज है। कल्चरल डेवलपमेंट होती है, ये भी एक एडवांटेज है। सांस्कृतिक विकास, लिटरेसी, शिक्षा बढ़ती है लोगों में, ये भी एक एडवांटेज है। स्लम्स बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इंक्रीजिंग लैंड प्राइसेस के कारण झोपड़पट्टियां बढ़ती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। बूस्ट टू अर्बनाइजेशन, नागरीकरण बढ़ता है, शहर बसाए जाते हैं बड़े बड़े, और जो शहर है वो बढ़ते जाते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। एम्पल वाटर, बहुत पानी उपलब्ध वगैरह होता है, ये भी एक एडवांटेज है। नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, बाहर से लोग रहने आते हैं, तो उसके कारण कई बार उनको समस्या हो सकती है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को और उनको भी, बाहर से आने वाले को, तो ये एक डिसएडवांटेज है। पॉवर्टी भी बढ़ सकती है, मतलब अमीर अमीर होते जाते हैं, रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, गरीब गरीब होते जाते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंटिन्यूस रहती है, ये भी एक अच्छा फायदा है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कई सारे फायदे हैं औद्योगिक विकास के। देर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, कुछ मतलब नुकसान भी है। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द यूथ इन एन एरिया गेट एम्प्लॉयमेंट, यंगस्टर्स जो होते हैं वहां पर, युवा जो होते हैं, उनको रोजगार उपलब्ध होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण के कारण। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम भी बढ़ते जाता है। फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एग्रेरियन कंट्री इट इज नेसेसरी टू हैव इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास अगर एग्रेरियन कंट्री यानी खेती जहाँ की जाती है, ज़्यादा खेती की जाती है, किसान बहुत है, ऐसे हमारे जैसे देश में आर्थिक विकास के लिए जो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी खेती के आधार पर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो उद्योग है, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, जैगरी इंडस्ट्री हो गई वगैरह, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये फायदेमंद होती है। सच इंडस्ट्रीज नॉट ओनली रिजल्ट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बट ऑल्सो इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो होती है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो होती है उसके कारण देश का भी आर्थिक विकास होता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑल्सो राइजेस, लोगों का भी जीवन स्तर बढ़ता है, लोगों का इनकम बढ़ता है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग, यानी न्यूज़ हो गया वगैरह, तो ये टीवी से मिलते हैं, रेडियो से मिलते हैं, मोबाइल फोन से मिलते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, कौन सा है? मोबाइल हो गया, मोबाइल में किससे? इंटरनेट से। व्हाट डू व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप्स एटसेट्रा, हाउ डू व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप्स एटसेट्रा वर्क, कैसे काम करते हैं? इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट अगर ना हो तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, तो इसी के आधार पर ये आईटी इंडस्ट्री है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच इन टूडेज वर्ल्ड, आईटी इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है इंजीनियरिंग की, अभियांत्रिकी। इन दिस ब्रांच वर्क इज कैरिड आउट बाय कंप्यूटर्स, इसमें सारा वर्क संगणक कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है, सारा काम।
इन दिस इंडस्ट्री इंडिया हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस। भारत ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। भारत नंबर 1 नंबर 2 है, अमेरिका के बाद हम ही है, ऐसा कहे तो भी चलेगा। तो हमने इसमें काफ़ी विकास किया है, डेवलपमेंट की है, प्रोग्रेस। द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस। क्योंकि हमारे देश में आईटी इंजीनियर्स बहुत है, उसके कारण जो है हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री डेवलप हो चुके हैं। इन दिस इंडस्ट्री सर्चिंग फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग एंड कंपाइलिंग इट, प्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली एंड प्रोवाइडिंग इट एज पर रिक्वायरमेंट इज द नेचर ऑफ वर्क। इसमें क्या काम होता है इस इंडस्ट्री में? टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, यानी तांत्रिक जो इंफॉर्मेशन होती है, डाटा वगैरह प्राप्त करना, उसको एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना, उसको कलेक्ट करना, ठीक से उसको कंपाइल करना यानी ठीक से अरेंज करवाना, और इनको ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से, पिक्टोरियल पिक्चर की मदद से, ग्राफ्स की मदद से ठीक से रिप्रेजेंट करना और जहां पर आवश्यकता है वहां पर भेज देना। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरनेट और ऑन कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड अदर डिवाइसेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इंटरनेट लगता है। कहां पर लगता है? कंप्यूटर्स पर लगता है, मोबाइल फोन्स पे लगता है और बाकी डिवाइसेस पर भी लगता है। The creation or development of special softwares on these handsets is another important component of the industries। तो इसके लिए ऐसे कई सारे काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, मतलब जैसे MS ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, आपको पता होगा, ये सारे सॉफ्टवेयर्स है जिनकी मदद से हम अलग अलग काम करते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल फोन्स में। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स बनाने का भी काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसमें भी हम काफी आगे हैं। टुडे देयर इज एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। आजकल तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उसका कारण भी इंटरनेट है, मोबाइल फोन से आप देख रहे होंगे या कंप्यूटर पर देख रहे होंगे। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये काफी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी में इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यूज की जाती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है? CSR। व्हेन एन इंडस्ट्रियलिस्ट और अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। यानी कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई उद्योजक जो है या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योजकों का समूह, वो क्या करता है? लोगों के भलाई के लिए काम करता है, लोगों के या पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करता है, तो उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कॉर्पोरेट्स यानी वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनका सामाजिक जिम्मेदारी उठाना। शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी बाय हेल्पिंग नीडी पीपल और नीडी ऑर्गेनाइजेशंस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। जो आवश्यक लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, अलग अलग जिनको मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हेल्प करना, अपनी जिम्मेदारी उठाकर उनकी समाज के लोगों को, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। With this objective, when an industry or a group of industries have made a profit of over 5 crores, they are expected to spend at least 2% of their profits on acts benefiting the society। ऐसे स्थिति में अगर कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग अगर 5 करोड़ से अधिक नफा यानी फायदा होता है उसको 5 करोड़ से अधिक एक वर्ष में, तो उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो अपने इनकम का एटलीस्ट 2%, कम से कम 2% प्रॉफिट जो होता है वो समाज के भलाई के लिए करे, समाज सेवा के लिए दे। फॉर दिस देयर असिस्टेंस इन द एरियाज बिलो इज एक्सपेक्टेड। कौन से क्षेत्र में वो मदद कर सकते हैं समाज की? द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज। अगर किसी गांव में कॉलेजेस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो वो बनाए जाते हैं। द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज रिलेटेड टू हेल्थ, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जाते हैं। फिर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज और रीजन, एक गांव का या एक रीजन का विकास करने के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर एस्टेब्लिशिंग सेंटर्स फॉर पीपल लाइक एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सेंटर्स एट्सेट्रा। अलग अलग मतलब गांव में या
रीजन में जहां पर उनकी इंडस्ट्री है, उनके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम करने के लिए प्रयास किया जाता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए, विकास के लिए। There is a tax rebate on the amount spent by the industry or group of industries on various schemes under corporate social responsibility। अगर कोई इंडस्ट्री, अगर कोई उद्योजक जो है ऐसे अगर 2% या 2% से अधिक प्रॉफिट जो है स्पेंड करता है समाज सेवा के लिए, तो उनको कर में, टैक्स में भी छूट दी जाती है शासन के द्वारा, सरकार, गवर्नमेंट द्वारा। टॉक अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री। ह्यूमन रिसोर्स यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, जो हमने देखा पिछले चैप्टर में, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्दी है, अगर अच्छे हैं, पढ़े लिखे, हेल्दी, तो वो ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अच्छे काम कर पाएंगे, और वो मतलब इंडस्ट्री वहां पर डेवलप हो गया अच्छे से, वो देश बहुत विकसित होगा। डू यू नो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फिनिश प्रोडक्ट। देखिए, अलग अलग वस्तुएं बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, उसको प्राप्त करके एक फिनिश प्रोडक्ट, एक अच्छी वस्तु बनाई जाती है उसकी मदद से। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स some harmful residual materials and pollutants are also left behind। तो ये प्रोसीजर करते समय, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाते समय कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कुछ प्रदूषणकारी पदार्थ भी बनते हैं। तो एज अ रिजल्ट देयर इज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, नॉइज एंड लैंड। इसके कारण वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज पोल्यूशन, और सॉइल का भी पोल्यूशन होता है, लैंड का। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो ये इंडस्ट्रीज के कारण जो ये पोल्यूशन हो रहा है उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। Industrial pollution, the resultant environment and problems relating to it are being seriously discussed at an international level। Industrial pollution, industries के कारण जो बहुत ज़्यादा pollution हो रहा है आजकल, वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक डिस्कस किया जा रहा है वो विषय अंतर्राष्ट्रीय सतह पर। While deciding the location of industries along with the traditional factors, serious thought is being given to environmental factors। जब आजकल जब इंडस्ट्री स्थापन की जाती है, कोई कारखाने या उद्योग कोई स्थापन किया जाता है, तब पारंपरिक फैक्टर्स के साथ साथ, मतलब कनेक्टिविटी जो वगैरह हमने देखा, वाटर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि पर्यावरण के लिए वो हानिकारक तो नहीं है वहां पर, वो देखकर वो इंडस्ट्री स्थापित की जाती है। टू कंट्रोल द पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड हार्मफुल रेसिड्यूल्स एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स शुड बी डन। अगर प्रदूषण हो रहा है इंडस्ट्रीज के कारण, उद्योग कारखानों के कारण, फैक्ट्रीज के कारण अगर कोई प्रदूषण हो रहा है, तो जो उसमें से प्रदूषित पानी निकल रहा है, जो प्रदूषित वायु, गैसेस निकल रहे हैं, उनको ठीक से उनको प्रोसेस करके उनको कम हार्मफुल करना चाहिए, उसको प्रॉपरली ट्रीट करके। फ्यूल सेविंग व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड। जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, गाड़ियां, तो वो कम फ्यूल में ज्यादा चलेगी, ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि उसके कारण फ्यूल भी कम लगेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। Pollution control, preservation of natural resources, environmental management, etc. are factors which must be taken into account। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल लगता है बहुत से इंडस्ट्रीज को, तो वो यूज कम करने के लिए, और पर्यावरण के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए कौन से फैक्टर्स पर्यावरण की रक्षा के लिए, कम फ्यूल यूज करने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए कौन से तरीकों से हम हेल्प कर सकते हैं, वो हमें ध्यान देना पड़ता है। इन इंडिया, in order to check industrial pollution, many laws and regulations have been framed both at national and state levels। Example, Water and Air Pollution Act, Control Act and Conservation of Environment Act। भारत में राष्ट्रीय सतह पर और राज्य सतह पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, दोनों लेवल्स पर अलग अलग, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लॉज पास किए हुए हैं। जैसे वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट का अधिनियम, कानून बनाए गए हैं। द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट, पर्यावरण रक्षा अधिनियम वगैरह।
द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया लुक्स इनटू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। जो ये बॉडी है, ये संस्था जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा ध्यान रखती है कि कोई इंडस्ट्री जो है वो हद से ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रही है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए ध्यान रखती है। अगर कोई कर रही है बहुत ज्यादा पोल्यूशन तो उनको दंडित करती है। In this context, any contravention of these laws would mean that management of factory would be held responsible and would be liable for punishment. अगर कोई इसका इन नियमों का उल्लंघन करता है, कोई नियमों का पालन नहीं करता, तो उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, दंडित किया जाता है उनको। Give it a try. In India, many important public sector undertakings have been established. Their acronyms, abbreviated forms have been given. Find their long forms and write them down. देखिए कई सारे PSUs इन्हें कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है, तो उनके ये शॉर्ट फॉर्म में नाम है। तो ये क्या है, उनके फुल फॉर्म पूछा है, ये है भेल। अगर आप गूगल पे डालोगे तो भी आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। भेल का जो फुल फॉर्म है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बेल का जो है बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, सॉरी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTC यानी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर SAL का है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। गेल का है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऐसे है, ये शॉर्ट फॉर्म से। गिव इट अ ट्राई। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स आर कॉल्ड IT हब्स, जैसे पुणे में है या बेंगलुरु में। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इन विच सिटीज सच हब्स हैव डेवलप्ड एंड मार्क देम ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बताया पुणे में है या फिर हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, ऐसे IT हब्स है। यूज योर ब्रेन पावर। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कैन स्टेम द फ्लो ऑफ पीपल टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। कौन से इंडस्ट्रीज? मुख्यतः लार्ज इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज। वेयर इज इट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश दीज इंडस्ट्रीज? रूरल एरियाज में। अगर रूरल एरियाज में होगा तो वहां पर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, नागरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा और वो विलेज डेवलप होगा। थिंक अबाउट इट। इफ यू बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू डू? अगर आप बड़े उद्योजक होते हैं कोई, जैसे टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, उनके तरह अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बहुत बड़े, तो क्या करेंगे आप? ये पूछा है। क्या आप ओनली मेक प्रॉफिट्स, आप सिर्फ पैसे कमाते रहेंगे, या फिर स्टार्ट अ सेकेंड इंडस्ट्री फ्रॉम अर्लियर वन एज सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री? पहले अगर आपने कोई इंडस्ट्री बनाई है, कोई फैक्ट्री खोली है, तो उसके आधार पर, उससे जो कमाई की है उसके आधार पर उससे सपोर्टिव दूसरी इंडस्ट्री बनाएंगे। फिर विल स्पेंड सम अमाउंट फॉर द सोसाइटी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, या फिर जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से टैक्स को पे करने के बाद, टैक्स काटने के बाद थोड़ा सा फायदा, मतलब थोड़ा सा पैसे जो है वो समाज के फायदे के लिए खर्च करेंगे। प्रोवाइड हेल्प फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर नए आपके जैसे ही आपसे प्रेरणा लेकर नए उद्योजक बने, इसलिए आप उनको मतलब प्रेरित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, नए नए कॉलेज यंगस्टर्स को वगैरह, कि आपके जैसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बने। वाटर लिटरेसी, द नीड ऑफ द आवर। जल शिक्षा। वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी इन ह्यूमन लाइफ। ये सबसे नेसेसरी, जल ही जीवन है, आपको पता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, इरेगुलर रेनफॉल एटसेट्रा, मेनी कंट्रीज इन रिसेंट टाइम्स आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज। देखिए
हमारे देश की भी और पूरे दुनिया की भी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तेजी से, और क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेट भी बदलता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके कारण इरेगुलर रेनफॉल हो रहे, रेगुलर बारिश नहीं होती टाइम पर, समय समय पर, कोई भी समय बारिश होती है, कभी भी ठंड होती है वगैरह। फिर इसके कारण कई सारे देशों को वाटर शॉर्टेज की समस्या, पानी की कमी की समस्या से फेस करना पड़ रहा है। इंडिया ऑल्सो विल बी फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन नियर फ्यूचर। हमारे भारत में भी ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इनके कारण हमारे भारत में भी ऐसा पानी की शॉर्टेज की समस्या फेस करनी पड़ सकती है जल्द ही, निकट भविष्य में। दिस हैज कम टू लाइट थ्रू अ सर्वे ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज। तो ये सर्वेक्षण करने के बाद हमें पता चला है। इंडिया इज अ कंट्री ब्लेस्ड विद एम्पल नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे भारत में, हमारे प्यारे भारत में कई सारे नदियां हैं, बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर हैं। द रिवर्स ऑफ इंडिया आर रेन फेड। भारत की जो नदियां हैं वो मुख्यतः रेन फेड है, यानी बारिश के पानी पे डिपेंडेंट है। इट इज एसेंशियल टू चेक दिस फ्लो ऑफ वाटर एंड यूज इट जुडिशियसली। तो ये जो पानी बह जाता है बारिश के मौसम में, मतलब बाढ़ आती है और बाद में धूप के मौसम में ये होता है, अकाल हो जाता है, दुष्काल। तो इसके लिए हमें वाटर की बचत कर पानी की बचत करके अच्छे तरीके से यूज करना सीखना पड़ेगा। स्मॉल चेक डैम्स, कैनल्स, रिचार्जिंग अवर अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, रीयूजिंग वाटर, रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, treating wastewater from industries and reusing them etc. are all methods of proper water management. अच्छा जल प्रबंधन, पानी का मैनेजमेंट अगर अच्छे से करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्मॉल चेक डैम्स, छोटे छोटे डैम्स, बांध बनाने पड़ेंगे, धरण, कैनल्स बनाने पड़ेंगे, कालवे जिसे कहते हैं। फिर जो हमारे अंडरग्राउंड बोर है, कुआं हो गया, उसको रिचार्ज करना चाहिए, मतलब पुनर्भरण योजना करनी चाहिए, मतलब छत का पानी उसमें छोड़ना चाहिए सारा। रीयूजिंग वाटर, जो जहाँ पर हम फिर से यूज कर सकते हैं पानी का, वहाँ पर करना चाहिए। वाटर पोल्यूशन कम करना चाहिए, जल प्रदूषण। और जो भी इंडस्ट्रीज में से, कारखानों में से जो गंदा पानी निकल रहा है उनको ठीक से प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, उन पर प्रॉपर प्रोसेसिंग करके उनको फिर से रीयूज करना चाहिए। ये कुछ वाटर मैनेजमेंट की मेथड्स है। While using water for our personal needs, we need to take care not to waste water and to use minimum possible water. पानी का हमारे पर्सनल, हमारे व्यक्तिगत अगर उपयोग करना है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम वेस्ट ना करें पानी को, और फिर कम से कम पानी यूज करें। Even these small steps will help in overcoming the problem of water shortage. हमारा छोटा छोटा प्रयास भी पानी की कमी को सॉल्व कर सकता है। पब्लिक अवेयरनेस ऑन वाटर मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। जन जागृति, लोगों के बीच में जागृति फैलाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है इस समय। गिव इट अ ट्राई। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज दिस लोगो? ये लोगो किस बात का है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया का लोगो है। यानी उन्होंने विदेशी कंपनियों को, विदेशी फैक्ट्री ओनर्स को ये आह्वान किया था कि हमारे देश में हम आपको जैसी फेवरेबल कंडीशन चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आप भारत में वस्तुएं बनाइए, मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए। इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा वगैरह। व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम? जैसे कि मैंने अभी बताया, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, भारत का एक ब्रांड नेम होगा दुनिया भर में कि मेड इन इंडिया है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, मेड इन इंडिया है। मेक इन इंडिया के कारण वो भारत में निर्मित है, और रोजगार उपलब्ध होगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। तो ये बहुत से फायदे हैं। What is the correlation between this program and employment? जैसे कि मैंने बताया, ये जितनी फैक्ट्रीज हमारे देश में लगेंगी, जितनी इंडस्ट्रीज हमारे देश में डेवलप होगी, उतना हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी,
और हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उसके कारण हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की आवश्यकता भी बहुत अधिक है। विच आर द नवरत्न इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। देखिए नवरत्न इंडस्ट्रीज जो होती है उन्हें कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, 3 स्तर होते हैं इंडस्ट्रीज के, यानी मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपका अगर मतलब सालाना वार्षिक अगर इतना है खर्चा, मतलब पूरा टर्नओवर इतना है, इतने 1000 करोड़ में है, तो उसके ऊपर है तो नवरत्न होगी। मिनी रत्न यानी 1000 करोड़ से नीचे, फिर उससे भी ऊपर होगा तो महारत्न। तो ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज है जिन्हें नवरत्न इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जो मीडियम लेवल की होती है। व्हाई डू यू थिंक दे हैव बीन अकॉर्डिंग दिस स्टेटस ऑफ नवरत्न? तो इसी के कारण उनको नवरत्न कहा जाता है। जैसे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एनबीसीसी कॉरपोरेशन इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, नाल्को जिसे कहा जाता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल, या फिर बेल अभी जो हमने देखी बीईएल, वो भी एक नवरत्न कंपनी है। फिर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई, फिर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल, ये कुछ उदाहरण हैं नवरत्न इंडस्ट्री के। तो उनको नवरत्न इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।